नमस्कार। जनसंज्ञान में आपका स्वागत है। मैं दिलबाग सिंह धनखड़। अभी आपने देखा कि हमारे देश में जो एक एसआईआर का जो एक प्रोसीजर है वो कई स्टेटों में चला हुआ है। खासकर सबसे ज़्यादा जो चर्चा होती है एसआईआर के बारे में वो बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु के बारे में होती है। और अभी आप देख रहे होंगे कि सुर्खियों में तमिलनाडु को भी बंगाल ने पीछे छोड़ दिया है। जो पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने सारी हदें, सारे तिकड़म सब कुछ आजमा के देख लिया, लेकिन पश्चिमी बंगाल में वो एसआईआर को रोक नहीं पा रही। अभी आपने देखा भी होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी उन्होंने नोटंकी करी, काला कोट पहन के गई और उसी काले कोट की उन्होंने होर्डिंग्स बना बना के पूरे पश्चिम बंगाल में लगा दी। अब भाई मैं जो है पश्चिमी बंगाल के लोगों के लिए कहीं तक भी जाने को तैयार हूँ, यानी कि जितना संघर्ष मैं कर रही हूँ इतना कोई नहीं कर सकता। और पश्चिमी बंगाल की जनता को में एक वो मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि मुझे आप लोगों की चिंता है, लेकिन सच्चाई में चिंता उनको केवल घुसपैठियों की है और जो तुष्टीकरण की राजनीति में उनके साथ जो साथ देते हैं, खासकर मुस्लिम वोटर की, उनको उनकी चिंता है। लेकिन इस मामले में काफ़ी उन्होंने बहुत भागदौड़ भी करी और चुनाव आयोग के लोगों को उन्होंने इतना परेशान किया, उनको यानी कि एक कमरा बनाने तक की भी उनको, कहीं ऑफिस खोलने तक भी उनको जगह नहीं दी। चुनाव आयोग के जो कर्मचारी है वो आर्मी एरिया से, कैंटोनमेंट से अपना काम चला रहे हैं। बताइए, यानी कि पश्चिमी बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने चुनाव आयोग को अपने यानी कि पश्चिमी बंगाल में पैर रखने तक भी की जगह नहीं दी। उनसे कोई कर्मचारी मांगे तो कर्मचारी ना दे, स्टाफ कोई मांगे, कोई हेल्प किसी तरह से भी, यानी कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को किसी भी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया। भारत सरकार को तो वो मानती नहीं है। आपने कई मामलों में देखा होगा कि मोदी जी को, अमित शाह जी के, गृह मंत्री जी को या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी गाइडलाइन का कभी उन्होंने आज तक पालन नहीं किया। एक एसआईआर की प्रक्रिया ऐसी थी जिसको वो मना नहीं कर पा रही। हालांकि उन्होंने अड़चनें काफ़ी लगाने की कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह से वो उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि उसको पता है अगर इस चुनाव आयोग की जो एसआईआर की प्रक्रिया को उन्होंने रोकने की कोशिश करी तो राज्य के अंदर एक जो है कि राष्ट्रपति शासन लगने की बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसी को देखते हुए चुनाव आयोग के उन्होंने काफ़ी कंप्लेंट भी की, शिकायतें करी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने एक ऐसा बवंडर बनाने की कोशिश करी कि चुनाव आयोग या भारत सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके पश्चिमी बंगाल के लोगों को भारत की जो नागरिकता ख़त्म करने के की तरफ काम कर रहे हैं। काफ़ी लोगों के नाम चुनाव आयोग ने जो है अपनी उसमें से लिस्ट में से काट दिए हैं। इस चुनाव आयोग की जो एसआईआर की डेट को और आगे बढ़ाना चाहिए और अच्छी तरह से वहाँ उसकी गहन जांच होनी चाहिए, ये ममता बनर्जी का कहने का तथ्य है। लेकिन उसको ये टालने के लिए वो ये कहती है कि इस बार इसको टल जाए किसी तरह से, अगली बार देखी जाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी, चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि ममता बनर्जी को अब बिल्कुल भी छूट नहीं देनी है, क्योंकि ममता बनर्जी को छूट देने का मतलब है वहाँ एक जो संवैधानिक ढांचा है वो बिल्कुल चरमरा गया है। और वहाँ पर जो खासकर जो हिंदुओं के लिए वहाँ पर एक जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति होती जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि 15 साल से लगातार ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के अंदर बैठी है और बांग्लादेश के अंदर भी लगातार 15-16 सालों से एक महिला ही मुख्य प्रधानमंत्री वहाँ रही है, यानी कि शेख हसीना, जो खालिदा बेगम और ममता बनर्जी, इन 3 महिलाओं का ही इस क्षेत्र पर काफ़ी एक वर्चस्व रहा है। 15 साल से ममता बनर्जी है और 35 साल से लगभग वहाँ भी दोनों महिलाएं थी। लेकिन इनके होते हुए इनका आपस में ऐसा एक गठजोड़ था, कुछ भी समझ लीजिए, कि इन्होंने कभी भी वहाँ बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यक हिंदुओं के बारे में कभी नहीं सोचा। और वहाँ से इतनी तादाद में घुसपैठियाँ घुसते थे बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश में से पश्चिमी बंगाल में, वो वहाँ की डेमोग्राफी भी बहुत तेज़ी से बदल रही थी। और वहाँ पर भी हिंदुओं के बहुत अत्याचार आपने सोशल मीडिया में काफ़ी देखे होंगे। तो इस बार जो है कि ममता बनर्जी ये सब कर नहीं पा रही है। इसके कारण 2-3 हैं। वो क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि पिछला इतिहास सभी संस्थाओं ने देख लिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी देख लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी देख लिया,
चुनाव आयोग ने भी देख लिया और जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने भी देख लिया। तो इस बार जो है कि ममता बनर्जी जितने हथकंडे पिछले चुनाव में आजमा चुकी थी, जितने उन्होंने वहाँ लोगों पर अत्याचार किए, घरों को जलवाया उनके गुंडों के द्वारा, महिलाओं का शोषण हुआ और काफ़ी लोगों को वहाँ हत्याएं की गई, उस सबको देखते हुए इस बार सरकार जो है कानून व्यवस्था के नाम पर कोई भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बहुत अच्छा निर्णय इस बार लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तक ऐसा कभी निर्णय शायद आपने नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है और ना कभी सुना है। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने इस बार किस तरह से लिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ की जो पश्चिमी बंगाल की जो व्यवस्था है, यानी कि चीफ सेक्रेटरी हो, डीजी हो या कोई भी उच्च अधिकारी हो, उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया और चुनाव आयोग के साथ मिलकर एक ऐसी इस बार वहाँ व्यवस्था की जा रही है कि जिसमें ममता बनर्जी कुछ भी नहीं कर पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट को डायरेक्शन दिया है कि आप अपने अधिकारी वहाँ डिप्यूट करेंगे चुनाव के अंदर, यानी कि जो एक एसआईआर की जो डेट है 28 फरवरी कह रहे, उससे पहले आप अपने अधिकारियों को वहाँ डिप्यूट करें और जो एसआईआर के अंदर जो संदिग्ध दिखाए गए हैं करीब 1.25 करोड़ लोग, उनकी गहन जांच में आप अपने जो कि जुडिशियल अधिकारी जो रिटायर हो या सर्विस में हो उनको आप लगाएं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है, ममता बनर्जी को या वहाँ की जो सरकार को ऑर्डर नहीं दिया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बिल्कुल अब ठान लिया है कि वह निष्पक्ष चुनाव कराना ही पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देगी तो शायद स्थिति वहाँ की दिन पर दिन खराब होती जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में, हमारे जो पड़ोस में बांग्लादेश के अंदर भी जो सरकार बनी है वो कोई अच्छी सरकार नहीं है। वो एक बहुत कट्टरपंथी सोच वाली सरकार है। जो रहमान वहाँ के तौकीर रहमान जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सोच भी काफ़ी एक कट्टरवादी सोच है और उससे हमें कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। क्योंकि पश्चिमी बांग्लादेश को हमने बहुत कुछ दिया है, उनको पालन पोषण किया, उनकी अर्थव्यवस्था में हमने सुधारने में बहुत कोशिश करी है, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं है और इनसे आप किसी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते। ये भूखे लोग कटोरा लेके खड़ा हो जाएंगे और जो कटोरा भर जाएगा तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं और फिर अपनी फितरत पे ही आ जाते हैं। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि जिससे कि ममता बनर्जी बड़ी छटपटा गई है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकला जाए। क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फेल करती हैं, मानने से मना करती है, जैसे हमेशा से वो करती आ रही है, भारत सरकार के किसी भी ऑर्डर को वो नहीं मानती थी, तो इस बार उसको पता है कि अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना तो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करना बिल्कुल अनिवार्य हो जाएगा और लगेगा ही लगेगा। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत सरकार को पीछे कई मौके मिले थे वहाँ पर सुप्रीम को संवैधानिक जो व्यवस्था को एक ख़त्म होने के बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता था, लेकिन भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया। मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और उसको खुली छूट दे दी, अगर जितना भी आप बुरा कर सकते हो आप करो। और वो भी पूरी हर बुरा काम करने में ममता बनर्जी ने इंतहा कर दी। तो अब आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जब से कलकत्ता हाई कोर्ट को ऑर्डर दिया है कि भाई आप अपने वहाँ जजों को, डिस्ट्रिक्ट जजों को लगाएं, एमएम को लगाएं, एडीजी को लगाएं या रिटायर्ड जजों को लगाएं, लेकिन जो 125 संदिग्ध वोटर हैं इनकी सही तरह से जांच होनी चाहिए और इसमें कोई भी गलत आदमी जुड़ना नहीं चाहिए। तो इस सब को देखते हुए वहाँ इस बार आर्म्ड फोर्स का भी बहुत बड़ा इंतजाम किया गया है। यानी कि 480 कंपनियां वहाँ लगेंगी, 480 कंपनियां चुनाव को देखेंगी और हो सकता है कि अभी और भी कंपनियां वहाँ भेजी जा सकती हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 480 कंपनी भेजी जाए, और भी ज़्यादा वहाँ यानी कि बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्सेस को लगाया जाएगा, जिससे कि चुनाव से पहले या चुनाव के बाद भी, और मुझे लगता है इस बार चुनाव के बाद भी शायद 15-20 दिन, महीना तक शायद वहाँ फोर्सेस रहे, जिससे कि चुनाव के बाद जो घटनाएं वहाँ घटती हैं, आपने देखा होगा कि 2-3 चुनाव के बाद वहाँ हमेशा घटनाएं घटती हैं और हिंदू बस्तियों पर वहाँ बहुत बड़े हमले होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद इस व्यवस्था को भी हमारी जो भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ध्यान में रखकर कार्य करेगी, क्योंकि चुनाव के बाद ज़्यादा झगड़े होते हैं। क्योंकि जिस एरिया से ममता बनर्जी को कम वोट मिलते हैं उस एरिया के उनके जो गुंडे हैं
वो उन पर जाकर हमला करते हैं और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, तंग करते हैं। तो इस बार जो SIR के जरिए, हालांकि 57 लाख लोगों के उनके नाम पहले कट चुके हैं, और पिछली बार भी आपने देखा होगा कि जीत का मार्जिन काफ़ी सीटों पे 20-25 हज़ार के करीब ही रहा था। तो इस बार जो 57 लाख जो वोटर एक कट चुके हैं और 1 करोड़ 25 लाख जो वोटर है वो संदिग्ध है, यानी 57 लाख कट चुके हैं और 1 करोड़ 25 लाख अभी संदिग्ध है। तो मोटा मोटा मानिए 1 करोड़ 80 लाख वोटर अगर पश्चिमी बंगाल के वोटर में से घट जाते हैं तो जो जीतने का आंकड़ा, समीकरण, सब व्यवस्था सब एक तरफ हो जाएंगी, क्योंकि इनमें घुसपैठियों के वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं और बांग्लादेश से अंदर इतने घुसपैठियाँ बंगाल के अंदर आ चुके हैं, इतने वो डॉक्यूमेंट बना करके वहाँ काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। इन सब की ही गहन जांच की जा रही है। अगर इसमें 1.25 करोड़ में से मैं मानता हूँ 1 करोड़ भी निकल गए, 57 लाख पहले निकाल चुके हैं और 1 करोड़ और भी निकल गए, तो ममता बनर्जी किसी भी कीमत पे ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी, क्योंकि वो हमेशा घुसपैठियों और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर ही मुख्यमंत्री बनती आ रही है और ये सब लोग जान चुके हैं। इस बार ममता बनर्जी पर जो शिकंजा सुप्रीम कोर्ट ने भी कसा हुआ है और चुनाव आयोग की तरफ से भी काफ़ी सख्ती उसमें दिखाई जा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी। तो इस बार मुझे लगता है कि ममता बनर्जी का जो एक टाइम था, कार्यकाल था, वो 15 वर्ष उनका पूरा हो चुका है। इसके बाद वो नहीं आएंगी, कि जैसे उनके पड़ोस में एक महिला वहाँ से अब नहीं है प्रधानमंत्री बांग्लादेश के अंदर, तो यहाँ पर भी शायद इस महिला का इस बार यहाँ से काम तमाम हो जाएगा। और बीजेपी ने पिछली बार भी काफ़ी अच्छी वहाँ पर मार्जिन से काफ़ी एक ग्रोथ उन्होंने एकदम से जंप किया था। तो इस बार लगता है कि अगर ये SIR में से के ज़रिए ये जो बोगस वोटर कट जाते हैं तो वहाँ पर बीजेपी का जीतना बिल्कुल इस बार तय है। और बीजेपी के लिए भी एक नाक का सवाल बना हुआ है कि किसी भी तरह से इस बार पश्चिमी बंगाल के अंदर भगवा जरूर फहराना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। आप इस वीडियो पर बने रहें, लाइक शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।